तो उसमें केवल असफलता है, बहुत निराशाएं हैं और वो बहुत सारे काम करते हैं इस बीच में। तब तक वो छत्तीसगढ़ी अभिनेताओं के साथ काम करना शुरू कर चुके थे 1959 से ही। 73 में जाके वो गांव का नाम ससुराल और मोर नाम दामाद करते हैं छत्तीसगढ़ी अभिनेताओं से उनकी ही भाषा में। तब जाके वो एक मार्ग पकड़ते हैं, इम्प्रोवाइजेशन को अपना तरीका बनाते हैं और छत्तीसगढ़ी अभिनेताओं की जो कला है उसी को तराशने का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको कुछ, जब तक वो उनको कुछ बाहरी कला में ढालने की कोशिश कर रहे थे वो फेल हो रहे थे, और जैसे वो उनकी कला का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं उनको सफलता हासिल होती है। और 75 में जब चरणदास चोर सफल हो जाता है, सारे भारत में उस नाटक के चर्चे होने लगते हैं, और तो उसके बाद वो विदेश में भी जाता है और हबीब साहब का जो शैली है वो भारतीय रंगमंच के केंद्र में आ जाती है। ये वही समय है जब भारत में 71 में सुरेश अवस्थी जो संगीत नाटक अकादमी के सचिव हैं, वो एक थिएटर ऑफ रूट्स का नारा क्वाइन करते हैं और बीवी कारंत उसके सबसे बड़े प्रयोक्ता हैं। और जो काम सांस्थानिक तरीके से हो रहा था, हबीब वही काम गैर सांस्थानिक तरीके से करते हैं और कहीं ज़्यादा असर छोड़ते हैं। तो आखिर ये कौन सी भाषा है हबीब की? तो हबीब से पहले देखेंगे कि हबीब एक ऐसी रंग भाषा खोजने की कोशिश करते हैं जो दर्शकों की समझ में आए, यानी उनकी परंपरा है एक ऐसी रंग भाषा जो जिसको दर्शक समझे। उनसे पहले कि आधुनिक हिंदी रंगमंच में ऐसी कोशिश नहीं हुई, तो पाएंगे कि ऐसी कोशिश हुई थी लेकिन केवल भारतेंदु ने की थी, कि वो चाहते थे कि आधुनिकता और परंपरा के मिश्रण से एक ऐसी भाषा तैयार करें जो यहाँ के दर्शकों को समझ में आए। उसके बाद जो हिंदी का आधुनिक रंगमंच है वो पढ़े लिखे लोगों का रंगमंच है, शहरी लोगों का रंगमंच है, और ऐसी हिंदी का रंगमंच है जिसको बोलने वाले कम है, इसलिए वह सारे लोग बात करते हैं कि हिंदी के दर्शक ही नहीं। इप्टा में यह बात, इप्टा के लोगों को यह समझ में आती है कि यह जो फॉर्म है वो अपरिचित फॉर्म है, अजनबी फॉर्म है, इसमें हम सफलता हासिल नहीं करते। और इप्टा इस भाषा को, पारंपरिक रंग भाषा को खोजने की कोशिश करता है और सफल होता है, और हबीब उसी काम को आगे बढ़ाते हैं। तो वो एक ऐसा रंगमंच स्थापित करते हैं और वो कभी शिकायत नहीं करते हबीब तनवीर की मुझे दर्शक नहीं मिले, क्योंकि हम जानते हैं कलकत्ता में अगर कलकत्ता और हबीब तनवीर का संबंधों पे कोई किताब लिखी जाए तो दर्शक उसका एक अहम हिस्सा होंगे। और फिर उनको बेशुमार दर्शक मिलते हैं। और हिंदी का रंगमंच इसलिए भी आधुनिक हिंदी रंगमंच को दर्शक नहीं मिलता क्योंकि आधुनिक हिंदी रंगमंच जो यहाँ की परंपरा है उससे दूरी बनाए रहता है, वो सबको खारिज करता है। पारसी रंगमंच भ्रष्ट है और पारंपरिक रंगमंच में भी कुछ नहीं हो रहा है। हबीब तनवीर इस बात को स्थापित करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो परंपरा से जोड़ते हैं थिएटर को। और आप सब जानते हैं कि 1954 में आगरा बाजार खेला जाता है, 1975 में चरणदास चोर, और अब तक ये नाटक उसी थिएटर कंपनी के द्वारा खेला जा रहा है। शायद इतना लंबा कोई नाटक एक थिएटर कंपनी खेलती नहीं होगी पूरे विश्व में। तो अभी के हमारे निर्देशकों और रंगकर्मियों के सामने यह चुनौती है कि वह ऐसी रंग भाषा विकसित करें जो दर्शकों को समझ में आए। और इसमें वो करेंगे क्या? तो इसमें वो अपनी जड़ों की तरफ देखें, लेकिन पुनरुत्थानवादी तरीके से नहीं, जैसा कि अनुपम ने भी जिक्र किया था। उसमें आधुनिकता के मूल्य भी समाहित किए जाए, उसमें जीवन की आलोचना हो और पश्चिम का अंधा विरोध ना होकर उससे संवाद किया जाए, जैसे हबीब तनवीर ने ब्रेख्त और लोरका से किया था। और ऐसा नाटक ना हो जो दर्शकों की भावनाओं को सहलाए, बल्कि ऐसा हो कि उसको आहत भी करे, उनको चोट भी पहुंचाए, जैसा कि पोंगा पंडित में होता है। क्या होता है उसमें कि हम सब जानते हैं, ये धारणा है कि पंडित जो है वो तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी होता है और शूद्र जो होते हैं वो गवार होते हैं, उनका आईक्यू या सेंस ऑफ ह्यूमर उतना तक अच्छा नहीं होता। लेकिन इस नाटक में क्या होता है कि वह जो जमादारिन है वो पंडित का मखौल उड़ा देती है और पंडित दयनीय नजर आने लगते हैं। इसी से क्या होता है कि हिंदुत्व की और हिंदू धर्म की जो ब्राह्मणवादी परिभाषा है उसको चुनौती मिलती है और लोग बौखला जाते हैं। हबीब साहब पे हमले भी होते हैं। हबीब साहब कर क्या रहे थे कि वह एक लोक कथा के जरिए यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदुत्व है जिसे थोपने की कोशिश की जा रही है वो उससे अलग जो हिंदू धर्म है वह केवल उच्च वर्ण के लोगों का धर्म नहीं है, बल्कि उसमें निम्न वर्णीय संस्कृति भी है जिसको लगातार हाशिए पे ढकेल दिया गया है। हबीब पहली बार ये प्रस्तावित करते हैं कि जो हमारी संस्कृति है उसमें निम्न वर्ग शामिल है, और यह दरअसल यह भी प्रस्तावित करते हैं कि इस निम्न वर्ग की जो संस्कृति है वह हम उच्च वर्ण से कहीं ज़्यादा समृद्ध है। वृक्ष कटिकम को मिट्टी की गाड़ी के नाम से करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि लगातार उत्तर रामचरित, वेणी संहार, मुद्रा राक्षस इत्यादि नाटकों को छत्तीसगढ़ी भाषा में करते हैं उसके अभिनेताओं के साथ। तो और इसमें पारंपरिक रंगमंच के तत्व को रंग भाषा में शामिल करते हैं और ये बताते हैं कि संस्कृत नाटक को करने का रास्ता दरअसल परंपरा और लोक से होकर गुजरता है, और आमतौर पर जो लोक और शास्त्र को एक दूसरे के विरोधी मानने की परंपरा रही है। हबीब साहब इस बात को खंडित करते हैं और कहते हैं कि वह लोक ही है जिसने संस्कृत रंगमंच की बहुत सी रूढ़ियों को बचा के और संरक्षित करके रखा हुआ है।
और यही बात जगदीश चंद्र माथुर अपनी किताब परंपराशील रंगमंच में भी प्रस्तावित करते हैं, जब वो पांचवा वेद की परंपरा से संस्कृत को न जोड़कर परंपराशील रंगमंच को जोड़ते हैं, क्योंकि संस्कृत तो कम लोगों की समझ में आता था, कम ही लोग बोलते थे, तो पांचवा वेद तो सबके लिए था, तो ये कौन सा रंगमंच होगा जो सबके लिए होगा? जाहिर है वो परंपराशील रंगमंच ही था। तो हबीब तनवीर ये कहते हैं कि जो खारिज किया जा चुका सौंदर्य शास्त्र है, जिसको आधुनिक हिंदी के रंगकर्मियों ने खारिज कर दिया था, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा वह अपने रंगमंच के माध्यम से करते हैं। और ये हमको अब बात उतनी रेडिकल लगती नहीं है, लेकिन उस जमाने में बहुत रेडिकल बात थी ये। हबीब साहब यह भी कहते हैं कि कला में सहले मुमतना हासिल किया जाए। सहले मुमतना क्या है कि यानी कोई भी बात जो आसानी से कही जा सके, तो और लेकिन उसमें ऐसा सत्य प्रस्तुत किया जाए जो सरल स्वीकृत न हो और उसमें गंभीर राजनैतिक आशयों की अभिव्यक्ति हो। अब चरणदास चोर में एक ऐसा चोर है जो सच बोलते हुए मारा जाता है, और ऐसी सत्ता है जो झूठ का बचाव करते हुए बच जाती है, अपने को बचा ले जाती है। अब इससे गहरा राजनीतिक पाठ क्या होगा? और हम जानते हैं कि भारतीय रंगमंच में चरणदास चौर जैसा हंसता खेलता नाटक भी नहीं है जिसका असर मारक है। हबीब साहब की एक और खास बात है कि वो जो हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसकी बहुत गहरी पहचान रखते हैं, और वो रंगमंच के बारे में सोचते हुए यह भी सोचते हैं कि जो हमारा सांस्कृतिक परिवेश है उसमें हमारा रंगमंच कैसे विकसित होगा, जो राजनीति है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें कैसे रंगमंच आगे बढ़ेगा। इसलिए वे हमेशा संस्कृति को विकास के समानांतर रखकर देखते हैं, और वो बताते हैं और जानते भी हैं कि जो विकास का पैटर्न हमने पश्चिम से लिया है वह दरअसल एक रोड रोलर टाइप का विकास है, जिसमें सब कुछ को पटरा किया जाना जरूरी है, पुरानी चीजों को ध्वस्त करना है। और इस प्रक्रिया में जो हाशिए की संस्कृति है, परिधि की जो संस्कृति है, उसको लगभग नष्ट हो जाना है। क्योंकि जब आधुनिकता आएगी, विकास आएगा, लोग एक जगह से उजाड़े जाएंगे और दूसरी जगह पे आएंगे, तो वह अपने आप को बचा लें वही पर्याप्त है, संस्कृति को कहाँ से बचा पाएंगे? तो संस्कृति को बचाना मुश्किल होगा, तो संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। इसलिए हबीब साहब अपने रंगमंच के जरिए और अपने लेखों के जरिए पूछते हैं कि सामाजिक विकास का मतलब क्या एक वर्ग की कीमत पर दूसरे वर्ग का आर्थिक विकास है, जैसा कि इस समय हो रहा है? और क्या जनता के एक हिस्से के आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप एक बड़े हिस्से का सांस्कृतिक और अन्य रूपों से दरिद्र होते जाना जरूरी है, जैसा कि अभी भी हो रहा है? तो हबीब साहब उस रणनीति की शिनाख्त करते हैं, खासकर बाजार की रणनीति की, जो सत्ता के साथ कदम ताल करके चलती है और चाहती है कि हम सब एक जैसे हो जाएं, एक तरह से सोचे, एक तरह से पहने, एक विचारधारा का पालन करें, एक धर्म का भी, और जिसमें विरोध की कोई गुंजाइश न हो। इससे बाजार और सत्ता को आराम होगा, क्योंकि शासन के डंडे तले सबको हाँकना भी आसान होगा। तो हबीब ये जो प्रक्रिया है उसकी पड़ताल अपने रंगकर्म के जरिए करते हैं, और उनका एक दिलचस्प नाटक है इस लिहाज से, सड़क 25 मिनट का एक नाटक है, बहुत छोटा सा स्क्रिप्ट है। उसमें गांव वाले वही सड़क खोद देते हैं जो उनके विकास के लिए बनाई गई थी। उद्योगपति और गांव वालों के बीच मुकदमा होता है। गांव वाले ये तर्क देते हैं कि उनसे तो पूछा ही नहीं गया कि उनका विकास कैसा होगा, जो अक्सर नहीं होता कि जिसका हम विकास करना चाहते हैं उससे पूछा नहीं जाता कि आपका विकास कैसा होगा। इसी तरह उनका एक नाटक है हिरमा की अमर कहानी, जो बताता है कि जो भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली लागू हो रही है उसमें जो परंपरागत शासन प्रणालियां हैं, जो आदिवासियों की संस्कृति है, शासन की संस्कृति, उसको कैसे आप समावेशित करेंगे। न्यूटन फिल्म देखेंगे तो वो अब ज्यादा खुल के सामने आता है, जिसमें कहता है कि हमको चुनने की क्या जरूरत है, हमारा तो महतो और सरपंच पहले से बना हुआ है। तो इस जद्दोजहद को, इस द्वंद्व को हबीब पहले ही पहचान लेते हैं। हबीब तनवीर की एक और विरासत है कि वह अपनी समकालीन राजनीति की बहुत सूक्ष्म पहचान करते हैं। 1984 में दिल्ली में दंगा होता है, 86 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलता है, 92 में सांप्रदायिक राजनीति का एक चरम इसके टूटने से होता है। इसके समानांतर हबीब तनवीर के काम को देखेंगे तो वो पहचान रहे हैं कि धर्म और सत्ता का तालमेल कैसे हो रहा है और आगे इसकी क्या सूरत बनेगी। मोटे राम का सत्याग्रह देख लें जो सफदर हाशमी ने लिखा था। उसके बाद सफदर हाशमी की हत्या होती है, जिससे हबीब बहुत दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, और एक लगातार नाटक देखते हैं। एक नाटक है बाघ में सांप्रदायिक दंगा से बचकर दो स्त्रियां एक कमरे में सहारा लेती हैं, उसकी भयावहता, और दोनों एक दूसरे का सहारा बनती है। एक नाटक है एक औरत हिपेशिया भी थी, जिसमें वैचारिक कट्टरता के उभरने की बात है। और असगर वजाहत के नाटक जिस लाहौर नई व्याख्या के बारे में हम सब जानते हैं। अपने आखिरी नाटक राज रक्त में हबीब साहब ये दिखा देते हैं कि जब धर्म और सत्ता का तालमेल होगा और सत्ता धर्म का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए करेगी, तो फिर सत्ता बाद में धर्म की व्याख्या अपने हिसाब से भी कर सकती है, जिसको हम लोग अभी बहुत पहचान पा रहे हैं इस बात को। हबीब साहब इस बात की भी चिंता करते हैं कि ऐसे समय में कलाकारों का दायित्व क्या होगा, बुद्धिजीवियों का दायित्व क्या होगा, सत्ता के साथ उनका कैसा संबंध होगा।
तो आखिरी दिनों में अपने नाटक जो वो तैयार कर रहे थे, जिसको पूरा करने से पहले उनका इंतकाल हो गया, वह नाटक था जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क, जिसमें सत्ता और कलाकार के संबंध की ही पड़ताल है। हबीब साहब की एक और विरासत है जिस पर हमारा ध्यान कम जाता है, वह है कि एक ऐसे वैकल्पिक आधुनिकता की तलाश जिसमें केवल गंभीरता नहीं है, जिसमें केवल गंभीर तरह से गंभीर बातें नहीं की जाती, जिसमें उत्सव भी है, खेलना कूदना भी है, हंसने हंसाने वाली बातें भी हैं इसलिए उनके सारे नाटकों में हास्य और व्यंग्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हंसते हंसाते बड़ी बात कहने की चेष्टा। हबीब साहब की दरअसल विरासत है कि कला के जरिए समाज और राजनीति के मुख्य विमर्श में हस्तक्षेप करना और राजनीति के ऐसे निहितार्थ जो जनता को समझ में नहीं आ रहे हैं उसको लेकर जनता के बीच जाना और सत्ता और विकास की आधुनिक प्रक्रिया की व्याख्या जनता के नजरिए से करना और ऐसे लोगों के पक्ष में रहना जो इस विकास के महावृत्तांत में बाहर होते जा रहे हैं। और अनुदान की बात की, इसमें मुझे ये बात आई कि हबीब साहब कहते थे कि बचपन में वो एक फकीर का गाना सुनते थे कि 2 पैसे लूंगा तो 4 गाली दूंगा, इसलिए हबीब साहब जो नाटक करते थे जिससे पैसे लेते थे उसको भी वो नाटक के जरिए गाली दे लेते थे। ये इस बात की आजकल कमी होती है। तो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बात यह है कि क्या हबीब तनवीर जैसे लोगों के लिए आज के समय में काम करने का स्पेस है? क्या अब के भारत में हबीब तनवीर बचे रह सकते थे, सुरक्षित रह सकते थे, और क्या उनको ऐसी निर्भीकता हासिल होती जिसमें वो बात कर सकते? आज का दिन 14 नवंबर का दिन है, नेहरू जी को याद करने का दिन है, जिनके भारत के विचार के साथ हबीब साहब ने अपने को जोड़कर भारतीय रंगमंच को इस मुकाम पे पहुंचाया है जिस पे हम लोग आज भी गर्व करते हैं। धन्यवाद।